वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS 5 के पॉइंट नंबर 10 पे। हिंदी मीडियम का ये हमारा वीडियो डील करेगा उत्तर प्रदेश में सुशासन, ई गवर्नेंस, भ्रष्टाचार निवारण, सिटीजन चार्टर, सूचना का अधिकार, समाधान योजना, रिड्रेसल पॉलिसी जो होती है, बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही अच्छे तथ्यों के साथ पूरी चीज़ें कंप्लीट करते हुए छोटा सा वीडियो बनेगा। अच्छे से देखिए इस वीडियो को। अपने कीवर्ड्स, जो भी मूल बिंदु आपको बताए जा रहे हैं कि ये भाषा आपको अपने पेपर में लिख के आनी है, मुख्य परीक्षा में ये वाली लाइन ज़रूर लिख के आनी है, उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अपनी एक छोटी सी डायरी बनाइए, उसको बार बार देखते रहिए। जितनी बार आप इन एग्जाम्पल्स को, उन अनुच्छेदों को जो बार बार ज़रूरी बताए जा रहे हैं, उनको देखते रहेंगे, एग्ज़ाम में जैसे ही उससे संबंधित कोई टॉपिक आएगा तुरंत आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ये अनुच्छेद या ये नीति निर्देशक तत्व या ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी, संविधान का कोई भी ऐसा तत्व नहीं छूटेगा जो आपके आंसर को सपोर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होगा। इसके अलावा कोई भी करंट अफेयर्स का एग्जाम्पल जो मुझे याद आ रहा है, कोई अतिरिक्त तथ्य, जो कुछ भी है वो अपना छोटा छोटा एक छोटी सी डायरी में नोट करते चलिए, बहुत फायदा आएगा। होगा आपको पेपर में, याद करेंगे आप मुझे, तो मान लीजिए ये बात मेरी। और इसके अलावा जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं वो डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। वो चाहे मुख्य परीक्षा का ही पेड ग्रुप क्यों ना हो, जिसमें आपको PDF, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, प्रॉपर मेंटरशिप सब कुछ प्रोवाइड की जा रही है। उसके अलावा UP PCS 2024 की हमारी शुरुआत से सिलेक्शन वाली तैयारी, उसका ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको पेड क्विज, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सब कुछ निरंतर प्रैक्टिस के लिए, निरंतर अध्ययन के लिए आप डेफिनेटली नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ शुरुआत कर रहे हैं हम हमारे GS 5 पॉइंट नंबर 10 की, हिंदी में लिखा हुआ, हिंदी में समझाया हुआ हमारा ये वीडियो। धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं हमारे GS 5.10 से। हिंदी मीडियम का हमारा ये वीडियो, बहुत ज़रूरी टॉपिक्स हैं। उत्तर प्रदेश में सुशासन, गुड गवर्नेंस, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार और समाधान योजना, रिड्रेसल पॉलिसी। देखिए, एक तो ये टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपने गुड गवर्नेंस अच्छे से समझ लिया तो जो इसके कुछ बिंदु हैं वो आप करप्शन वाले में, लोकायुक्त में, सिटीजन चार्टर में, सब में इंटरचेंज करके आराम से लिख पाएंगे। अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में कैसे। पहली चीज तो ये है, तो इस चीज में आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से कर लेना है, तो जो भी है आपका पूरा वो टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो शुरुआत कर रहे हैं हम गुड गवर्नेंस से। अब आप एक चीज मुझे बताइए, जब मैं आपसे कहती हूं, पहले बात हो रही है सुशासन की, तो ये सुशासन गुड गवर्नेंस है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शासन क्या है। व्हाट इज गवर्नमेंट एंड व्हाट इज गवर्नेंस। गवर्नमेंट में और गवर्नेंस में, अब इसमें तो कोई हिंदी इंग्लिश नहीं है, इन दोनों में क्या फर्क होता है आपको ये पता होना चाहिए। गवर्नमेंट वो है जो एक इलेक्टेड फॉर्म है, मतलब आप ये लगाइए, कई जगह पे लोकतंत्र है, कहीं पे तानाशाही है, कहीं पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कहीं पे प्रेसिडेंशियल, राष्ट्रपति जिसमें हेड होते हैं जैसे कि अमेरिका, यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट की। इस तरह के की ये है गवर्नमेंट, ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। शासन क्या हुआ? शासन हुआ निर्णय लेने की एवं निर्णय लागू किए जाने की प्रक्रिया। अब इसमें आपका डिसीजन लिया गया और डिसीजन लागू होना, और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि डिसीजन नहीं हो रहा है लागू। ये दोनों ही प्रक्रियाएं शामिल हैं। जब डिसीजन आपका निर्णय एक अच्छे ढंग से लागू हो जाए तब आप डिलीवर कर पा रहे हैं गुड गवर्नेंस, जिसको हम कह रहे हैं गुड गवर्नेंस। शासन का उपयोग हम बहुत सारे संदर्भों में कर सकते हैं, जैसे कि क्या क्या, कॉर्पोरेट शासन हो सकता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनेशनल गवर्नेंस हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रीय शासन हो सकता है और स्थानीय शासन हो सकता है। ठीक है ना, राज्य सरकार के
स्तर पे। तो ये तो रहा थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका शासन के बारे में कि शासन क्या है असल में। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए ना हमें हमें अधिकतर यही नहीं पता होता कि शासन, असल में हम जो बात कर रहे हैं शासन की, वो शासन किसे कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं सबसे पहले जो बात होने लगी शासन की, गुड गवर्नेंस की, अब गुड गवर्नेंस बोलूंगी तो समझ में आ जाएगा ना। सुशासन या गुड गवर्नेंस से क्या तात्पर्य है, ये एक ऐसा वातावरण है, ऐसा माहौल है जिसमें जो भी नागरिक हैं, चाहे वो कोई वर्ग के हैं, किसी जाति के हैं, किसी समुदाय कम्युनिटी के हैं, किसी भी लिंग से संबंधित हैं, सभी अपनी पूर्ण क्षमता का विकास कर सके। दे कैन डेवलप टू देयर फुल पोटेंशियल। इसमें वर्ष 1992 में शासन और विकास, गवर्नेंस और गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, आप हिंदी में ही लिखेंगे तो शासन और विकास, शासन और विकास नाम की एक रिपोर्ट जारी की वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने। सुशासन अर्थात उसकी परिभाषा दी, इसमें क्या बोला कि सुशासन को विकास के लिए देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने के तरीके के रूप में, ये वो तरीका है जो किसी देश के विकास के लिए, उसके सोशल, उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है, उसको कहा गया गुड गवर्नेंस। तो 1992 की ये रिपोर्ट आप कहीं पे भी कोट कर सकते हैं, तो उससे भी आपको थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स शायद मिल जाएंगे। फिर एक बात कही कौटिल्य ने, आचार्य चाणक्य ने एक कथन कहा सुशासन के बारे में, जिसकी संकल्पना को उन्होंने उसमें परिभाषित करने का प्रयास किया। ऐसा शासन जहां जनता के कल्याण या सुख को प्रायोरिटी पे रखा जाए, सर्वोपरि रखा जाए। हमारा एक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं हम, हमारे संविधान में बात कही गई है, अपनी प्रजा की खुशी में शासक की खुशी, उनके कल्याण में शासक अपना कल्याण समझे, जिससे शासक को स्वयं खुशी मिलती है, उसे वह अच्छा नहीं समझते। मतलब अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में ना सोच के प्रजा की खुशी से खुशी मिले, वो शासक जो है वो उत्तम शासक कहलाया जाएगा, वो कहलाई जाएगी गुड गवर्नेंस। तो सुशासन का जो उद्देश्य है वो क्या है, जो समाज का शोषित, लाचार, कमजोर वर्ग है, उसके योग्य लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, जन कल्याणकारी योजना बनाना और उसका लाभ दिखाना, पहुंचाना, दोनों में अंतर समझिए। एक होता है पॉलिसी मेकिंग, पढ़ा था आपने लोकनीति पिछले लेक्चर में। पॉलिसी तो बन गई, ये पॉलिसी सबसे निचले स्तर तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही, ये बताएगा गवर्नेंस गुड है या बैड है, उसको कहा गुड गवर्नेंस। और इसके तहत योजनाओं जो हैं सहित सरकारी कामों में पारदर्शिता लाना, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ये पूरी प्रक्रिया, तब आप मानिएगा कि गुड गवर्नेंस है। मतलब थोड़ा सा पेचीदा है मामला गुड गवर्नेंस का, ऐसा नहीं है बस पॉलिसी बना दी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर जगह लिख दो, इससे काम नहीं चलेगा। आपको वो लास्ट पर्सन जो छूट जाता है, वंचित रह जाता है, उस तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने को आप कहेंगे गुड गवर्नेंस। क्लियर हो गई इतनी बातें। अब सुशासन की 8 प्रमुख विशेषताएं कह लीजिए, 8 मूलभूत तत्व कह लीजिए, जो कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र विकास ने सुशासन के मूलभूत तत्व बताए। वो क्या क्या हैं? वो हैं भागीदारी, आम सहमति, जवाबदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी होना, प्रभावी और कुशल होना, न्याय संगत होना और समावेशी होना। इसके साथ साथ कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना, उसका अनुसरण करना। एक एक करके हम पढ़ लेंगे, इसको आप अपना हिंदी में भी लिख के आ सकते हैं, हिंदी में नीचे सब दिया हुआ है, अभी मैं बता दूंगी सारा। तो ये एक डायग्राम है जो कि एक्सक्यूज मी, आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ठीक है, आप ये देख लीजिए, सुशासन ये विश्वास दिलाता है कि मान लीजिए भ्रष्टाचार है, उसको कम से कम किया जा सकता है। इसमें जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटी हैं, उनके विचारों को ध्यान में रखा जाए, और जो निर्णय लिया जा रहा है, जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, उसमें सबसे कमजोर लोगों की जो आवाज है वो अनहर्ड ना जाए, अनसुनी ना की जाए। और ये जो समाज है, इसकी वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए भी उत्तरदायी है। याद रखिएगा, गुड गवर्नेंस सिर्फ प्रेजेंट नीड्स पे फोकस नहीं करता,
वर्तमान की जरूरत पे फोकस नहीं करता, वर्तमान के साथ साथ भविष्य पे भी इसका पूरा ध्यान होना चाहिए। ये बातें आप ढंग से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, तो आंसर को फिर खेल बना के लिख देंगे आप। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी ही होनी चाहिए। क्लियर हो गई? अब हम एक एक करके ये सब देख लेते हैं। पहला हम देखेंगे भागीदारी। भागीदारी क्या है? पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए गवर्नमेंट, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो लोग हैं, लोगों को जो वैध संगठन हैं या प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से अपनी राय देने में वो सक्षम होना चाहिए। भाई अपना ओपिनियन रखने में सक्षम होना चाहिए। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका पहलू है जो आपको लिख के आना है। ठीक है, और क्या लिख के आ सकते हैं आप? इसमें पुरुष हैं, महिलाएं हैं, समाज के दलित वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, ये सभी जो हैं शामिल रहेंगे। और भागीदारी का जो तात्पर्य है, याद रखिएगा, वो संघ एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भी है। याद रखिएगा, संघ मतलब एकता, भागीदारी का मतलब है यूनिटी के साथ रहना, और अभिव्यक्ति फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसकी स्वतंत्रता को भी यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जाए। ये बात आपका अच्छी भागीदारी, पार्टिसिपेशन कहता है। बात करें अगर कानून के शासन की, विधि का शासन, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, सुशासन के लिए निष्पक्ष विधिक संरचना की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जो बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से, निष्पक्ष रूप से लागू की जाए। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मानवाधिकार, विशेषकर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पूरी तरीके से सुरक्षा की जानी चाहिए। और विधि के निष्पक्ष परिवर्तन के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एक निष्पक्ष, ना कि भ्रष्ट पुलिस बल की आवश्यकता है। इसमें बात आती है कि अगर कानून का शासन नहीं होगा तो उसके बिना राजनीति में क्या आएगा? मत्स्य न्याय। पता है आपको? सुना है आपने इसके बारे में? सीरीज देखी होगी, उसमें सुना होगा मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय के सिद्धांत को कहा जाता है लॉ ऑफ फिश, मछली का कानून कह सकते हैं। तो अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो मत्स्य न्याय होगा। मत्स्य न्याय में क्या होता है आप जानते हैं? ताकतवर जो लोग हैं वो कमजोरों पे प्रबलता दिखाते हैं, उनको अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो ये होगा, और ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, फिर आती है आपकी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो सूचना है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, वो स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हो और उन लोगों को सीधे सुलभ भी हो जो लोक निर्णय और उनके प्रवर्तन से प्रभावित होंगे। मतलब जो आवश्यक सूचनाएं हैं वो जनता के लिए सुलभता से उपयोग में आनी हो, उपयोग में उपलब्ध हों, और उनकी कड़क निगरानी भी हो। पारदर्शिता का मतलब यहाँ पे मीडिया पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण ना हो और लोगों तक जो सूचना है वो पूर्ण रूप से अबाध पहुंचे। एक और मतलब ये भी है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होने का। फिर आपकी आती है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुशासन है, गुड गवर्नेंस है। ये जो गवर्नेंस है ये अच्छा तभी होगा जब लोगों में इनके प्रति ट्रस्ट होगा। सुशासन के लिए आवश्यक ये है कि जो संस्थाएं हैं और जो प्रक्रियाएं हैं वो उचित निर्धारित समय के अंदर अंदर सभी हितधारकों को सेवा प्रदान करने का प्रयास करें। इसमें सरकारी संस्थानों, निजी क्षेत्रों और नागरिक संगठनों को सार्वजनिक एवं संस्थागत हितधारकों के प्रति जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। सबसे जरूरी बात है। ठीक है, और आप एक बात बताइए मुझे, सुशासन का जो उद्देश्य है वो लोगों की बेहतरी पे आधारित है। अकाउंटेबिलिटी इज इक्वल्स टू बेटरमेंट, बेहतरी। ठीक है, अब ये सरकार के बिना लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं हो सकता। बेटरमेंट तभी होगा जब सरकार जो है वो जवाबदेह रहेगी। दोनों बातों में इंटरलिंकिंग समझना। फिर आपकी बात आती है अनुक्रियाशीलता। क्रियाशीलता नहीं, अनुक्रियाशीलता, रिस्पॉन्सिवनेस, रिएक्शनरी नहीं, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए सरकार। जो संस्थाएं हैं उसमें जो प्रक्रियाएं हैं वो उचित समय में सभी जो हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको सेवाएं प्रदान करती रहे। मतलब जो संस्थाएं और प्रक्रियाएं हैं वो उचित सीमा के अंदर अंदर अकारण समय व्यतीत किए बिना सेवा दे। हो गई ये बात क्लियर? और आम सहमति उन्मुख दृष्टिकोण हो, कंसेंसस ओरिएंटेड हो। अब देखिए,
आम सहमति उन्मुख दृष्टिकोण का यहाँ पे मतलब क्या है? कंसेंसस ओरिएंटेड का मतलब हमें कई बार ये लगता है कि जो जो लोग चाह रहे हैं वो होए, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। देखिए, संभव नहीं है ये चीज कि जो सब चाह रहे हैं वो हो जाए। ठीक है, अब हम सब देखिए, हम दे रहे हैं फ्री वीडियोस, इसके अलावा बच्चे पता नहीं क्या क्या चाहते रहते हैं, कहते हैं पीडीएफ भी फ्री कर दीजिए, और जो ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं उनके पीछे पड़े रहते हैं। तो ब्रॉड कंसेंसस की सुनते हैं हम। अब ब्रॉड कंसेंसस क्या होती है? ब्रॉड कंसेंसस समझिएगा, यहाँ पे आम सहमति जो है वो उन्मुख निर्णय लेने से ये सुनिश्चित होता है कि हर किसी की सामान्य न्यूनतम जरूरत, मिनिमम नीड्स। अब देखिए, इतना तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्रोवाइड कर ही रहा है कि आप लोगों का पेपर क्लियर हो जाए। अब भाई, कुछ लोगों को पेड ग्रुप की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, मतलब कुछ को क्या, जो लेना चाहें, कुछ को क्या, सबको कराई जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूं मैं आपको ये चीज। तो अब कोई समुदाय है, उसके सर्वोत्तम हित जो हैं उनको पूरा करने के लिए एक व्यापक सहमति, इसमें बात करेंगे हम व्यापक सहमति की, इसमें मूल बिंदु है व्यापक सहमति, उसके साथ विभिन्न हितों की मध्यस्थता करे। याद रखिएगा, मतलब पूरा जो समुदाय है उसके सर्वोत्तम हित में क्या है और यह अभीष्ट कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस मुद्दे पे जो समाज की व्यापक सहमति है उसको प्राप्त किया जाए, वो होगा कंसेंसस ओरिएंटेड। न्याय संगत और समावेशी दृष्टिकोण हो, इक्विटी हो, इंक्लूसिवनेस हो। याद रखिएगा ये चीज सबसे जरूरी। ये एक समता मूलक समाज के निर्माण की अवधारणा को पुष्ट करता है। याद रखिएगा, लोगों के पास अपना जो जीवन है उसका लेवल, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधार करके और उसे सतत रूप से सकारात्मक रखें, मतलब कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा और साथ में ये मेंटेन रहा। कीवर्ड है मेंटेन रहना। तो ऐसे अवसर मिलने चाहिए, ऐसी गवर्नेंस होनी चाहिए। फिर बात आती है इफेक्टिवनेस की और एफिशिएंसी की, प्रभावशीलता एवं दक्षता की। अर्थ क्या है सुशासन का? जो प्रक्रियाएं हैं, जो संस्थाएं हैं, वो ऐसे रिजल्ट्स लाएं, परिणाम ऐसे लाएं जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए संसाधनों को सर्वोत्तम उपयोग में भी लाएं। समुदाय के संसाधनों का उपयोग अधिकतम उत्पादन के लिए प्रभावी रूप से किया जाए, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी की बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे बात एक और है कि जो सुशासन है उसके संदर्भ में दक्षता की अवधारणा क्या है, एफिशिएंसी कैसी होनी चाहिए, इसमें जो प्राकृतिक संसाधन है उनका सतत उपयोग हो, सस्टेनेबल यूज, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की भी बात इसमें की जा रही है। तो ये रही आपकी सारी चीजें जिसमें ये चीजें बोली गई हैं। अब इसके अलावा मान लीजिए ये 8 की 8 चीजें तो आपको लिख के आनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मत से ना, ये जरूर याद रखिएगा, पुराना रिवाइज करते रहा कीजिए। इसके अलावा मैं आपको ऊपर एक चीज और बता देती हूँ, कॉन्टेक्स्ट क्या है सुशासन का। हमें कई बार आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसमें कोई ऐतिहासिक पहलू डालना है, कुछ डालना है, तो मैं आपको 2-4 चीजें बता देती हूँ। सबसे पहला, भागवत गीता, ये अपना कहीं पे नोट कर लीजिए, जो वो डायरी है उसमें आपको हर लेक्चर में मैं कुछ ना कुछ बता रही हूँ। भगवत गीता में सुशासन, नेतृत्व, कर्तव्य परायणता, आत्मबल, इसको कई प्रकार से संदर्भित किया गया है, जिसकी आधुनिक संदर्भ में बहुत सी पुनः व्याख्याएं की गई हैं। तो भगवत गीता में सबसे पहले रेफरेंस मिलता है हमें इस सबका। भगवत गीता तो खैर जीवन का सार है, सुशासन का ही क्या, पर आप ये कोट कर सकते हैं। फिर आता है कौटिल्य का क्या, अर्थशास्त्र। इसमें राजाओं के कार्यों को, जो राजा कार्य करेगा वो लोगों के कल्याण के लिए, तब उसको सर्वोपरि माना गया है, अगर राजा का जो कार्य है वो लोगों के कल्याण में लगा हुआ है। फिर महात्मा गांधी की, जहां भी ऐसी बातें आए वहां पे महात्मा गांधी को तो आपको लिखना ही लिखना है। इन्होंने बात करी सुराज की, सुराज की, जिसका अनिवार्य रूप से क्या मतलब था, सुशासन। सुराज इज इक्वल्स टू सुशासन। फिर बात आई भारतीय संविधान की, वो तो आपको लिखना ही लिखना है। आप जानते हैं भारतीय संविधान में शासन के महत्व को स्पष्ट किया गया है, कैसे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य, इस पे आधारित है हमारा संविधान। तो लोकतंत्र, कानून का शासन और लोगों के लिए कल्याण के लिए प्रतिबद्ध भी है साथ साथ, ठीक बात है। और SDG गोल्स, ये आपको जरूर कोट करके हैं, सतत विकास लक्ष्यों में कौन सा लक्ष्य है पूछूं आप लोगों से, 16वां, जो बात करता है सीधे तौर पे सुशासन से जुड़ा हुआ माना जा सकता है, क्योंकि यह शासन, समावेशन, भागीदारी, अधिकारों और सुरक्षा के लिए, सुधार के लिए समर्पित
है। तो SDG 16, SDG भी लिख सकते हो आप अपनी छोटी डायरी में ना, सारे प्रिपेयर कर लो। और ये जो कुछ चीजें हैं ये आप डेफिनेटली कोट करके आ सकते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और ये सारे 8 मूलभूत आपको याद होने चाहिए, इनको आपको डिफाइन करना आना चाहिए, सारी चीजें आनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे आप। यहाँ आता है कि उत्तर प्रदेश में सुशासन के लिए क्या क्या पहले उठाई गई, क्या क्या काम किया गया, ये सबसे जरूरी है, आप जानते ही हैं। सबसे पहला आता है सूचना का अधिकार। हमने अभी ऊपर पढ़ा ना, सूचना बहुत जरूरी है। राइट टू इंफॉर्मेशन, आप जानते हैं हमारे यहाँ अधिनियम है 2005 वाला। इससे पहले आपको एक चीज और आप कोट कर सकते हैं, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पे एक अंतर्राष्ट्रीय करार है, ICCPR, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इसके लिए इसमें भारत एक पार्टी है, तो इसमें भारत का पार्टी होने के लिए अनुच्छेद 19, इसका अनुच्छेद 19, फंडामेंटल राइट्स का अनुच्छेद 19 नहीं, उसके अनुसार जो नागरिकों को सूचना का अधिकार है उसको प्रभावी रूप से गारंटी देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व है। तो मतलब जब इंडिया इज अ पार्टी टू ICCPR, तो इसलिए उसके तहत ही यहाँ पे अधिनियम आया। तो RTI अधिनियम के तहत ही राज्य में राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, इसका गठन हुआ। वो इसी एक्ट के माध्यम से हुआ जो जुड़ा हुआ है ICCPR से। आप ऐसे कोट करेंगे तो और थोड़े पढ़े लिखे लगेंगे। ये नागरिकों को सूचनाओं तक प्रदान कराता है और बदले में अधिक सामुदायिक आवश्यकताओं के प्रति सरकार को जवाबदेह बनाता है। ठीक है, मतलब सूचनाएं जितनी भी हैं वो दी जाती हैं इसके तहत, और जब सूचना दी जाएगी तो आप जानते हैं अकाउंटेबिलिटी बनेगी तो बेटरमेंट रहेगा। बताया ना मैंने ऊपर अभी आपको। इसके अलावा बात करेंगे ई गवर्नेंस की। ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस तो मतलब आजकल बिल्कुल एक बात हो गई है। ई गवर्नेंस की इतनी बातें होने लगी हैं सबसे संबंधित। अब ई गवर्नेंस आप जानते हैं, अभी नीचे भी देखेंगे हम, सबसे पहले इसमें शुरू किया गया था क्या, प्रगति। जो राष्ट्र ई गवर्नेंस योजना है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, नेशनल बता रही हूं मैं, उसमें क्या है कि सभी सरकार जो हैं वो सेवाओं को नागरिकों के लिए उनके क्षेत्र में सुलभ बनाने में, कॉमन सर्विस डिलीवरी आउटलेट सुना होगा आपने, उसके माध्यम से उपलब्ध कराना, किफायती लागत पे बहुत सी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इस सबको लागू किया जाता है। तो इसके लिए बहुत से ICT प्रोग्राम्स, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, उसके युग में हम भी तो जो बात कर रहे हैं वो ICT की वजह से बात कर पा रहे हैं, बेहतर कार्यक्रम एवं सेवाएं प्रदान करता है जो दुनिया भर में तेजी से सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के लिए बहुत से नए अवसर उपलब्ध कराता है। अब ई गवर्नेंस का प्रभाव किस पे सीधा पड़ता है, जो सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के साथ प्रत्यक्ष लेन देन के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्ट जो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब सरकार ने बहुत सी ऐसे काम किए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो सेवाओं को नागरिकों के लिए उनके क्षेत्र में सुलभ बनाना और किफायती लागत पर ये सभी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जो ई गवर्नेंस का क्षेत्र है, इसमें बहुत से पहलू की शुरुआत की गई है। अब वो सारे पहलू क्या क्या हैं आप ये देख लीजिए। सबसे पहले तो इसमें आपका आता है लोकवाणी। अब लोकवाणी क्या है, ये एक परियोजना है राज्य सरकार की जिसमें जो शिकायतें हैं, मान लीजिए जनता की, ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम टाइप है ये, उसमें जो जनता की शिकायतें हैं उसकी निगरानी और समाधान को की ऑनलाइन सुविधा है। मतलब एकल खिड़की सेवाओं के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जिनके लिए बहुत धक्के खाने पड़ते हैं ना, बहुत ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो सब कुछ अब ऑनलाइन कर दिया गया है। फिर है आपका जन सुनवाई और समाधान पोर्टल। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, उनको शामिल करते हुए नवीनतम तकनीक का उपयोग करके यहाँ पे गुड गवर्नेंस के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। और उसके लिए उत्तर प्रदेश में शिकायत निवारण के हेतु एक एकीकृत प्रणाली है, यूनिफाइड सिंगल सिस्टम है। और यहाँ पे हाल ही में जन सुनवाई पोर्टल में एक एंटी भूमाफिया पोर्टल और एंटी करप्शन पोर्टल को भी जोड़ा गया है। तो इसमें करप्शन से रिलेटेड, इसमें भूमाफिया को कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीजें करी गई हैं। फिर है एक कोषवाणी। कोषवाणी नाम से पता चल रहा है कि वित्तीय लेन देन की बात जरूर हो रही होगी इसमें। तो कोषवाणी परियोजना जो है वो राज्य के वित्तीय लेन देन का अनुवीक्षण और सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए बनाया गया है। और ये जितने भी विभाग हैं उसमें वित्तीय नियंत्रक में सहायक होता है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, हर अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, उसमें ये काफी मदद करता है। फिर आते हैं आपके जन सुविधा केंद्र, तो आप सब जानते होंगे, आधार कार्ड वगैरह लेके गए होगा हर कोई एक ना एक बार जरूर। ये जो परियोजना है ये लोगों की शिकायतों के शीघ्र एवं गुणात्मक निपटान, ये सारे मूल बिंदु हैं, कीवर्ड्स हैं, इसलिए मैं अंडरलाइन करा रही हूँ,
उसके लिए त्वरित उत्तरदायी, लागत श्रम में बचत एवं आसानी से उपलब्ध 24/7 सुलभ सेवाएं जैसे बिजली का बिल, ये सब जमा करना। आप कौन चाहता है बिजली का बिल जमा करना? मुझे याद है एक टाइम ऐसा था कि लाइन में लगना पड़ता था बिजली का बिल जमा करने के लिए। हमारे पेरेंट्स जाते होते थे और वो लाइन में लगते थे बहुत बहुत देर, या फिर वो किसी को पैसे वैसे दे के वो करवा देते थे जमा। ऐसा भी होता था पहले। अब कौन करता है अभी? अब तो नहीं, फोन में आ जाता है, सब जमा कर देते हैं आराम से। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इसके लिए अप्लाई करना। खोए पाए सामान के लिए ऑनलाइन FIR दर्ज कराना, सबसे इंपॉर्टेंट, उसके लिए भी ये मंच प्रदान करता है। क्लियर होंगी इतनी बातें? फिर आपका आता है सृष्टि, ये भी एक पोर्टल है। इस पे जितनी भी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD की जितनी भी सड़कें हैं, करीब 2,90,000 किलोमीटर की पूरी इंफॉर्मेशन एक क्लिक पे आपको मिल जाएगी। मतलब इस तकनीक के माध्यम से क्या है, जो PWD की सड़कें हैं उनका नेटवर्क प्लानिंग, उनकी मरम्मत, एडवांस प्लानिंग, इस सब में सहायता मिलेगी। अच्छी बात है, सड़कों का तो बहुत बुरा हाल चल रहा है। ठीक है, फिर आपका आता है भूलेख। ये सारे लिखने हैं, आपको रिवाइज करते रहना ऊपर वाले। ये जमीन के मालिक हैं, खरीदार हैं, उनको किसी भी जमीन, मान लीजिए व्यवसायिक है या कृषि युक्त है, उससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई सूचना चाहिए तो वो उसके लिए यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। ये उसकी वेबसाइट है bhulekh.up.nic.in। और उत्तर प्रदेश में जितनी भी तहसील हैं उन्होंने अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भूलेखों को ग्राम, तालुका नाम, खसरा खाता एवं खतौनी नंबर के आधार पर, ये पता होगा ना आपको, खसरा खाता खतौनी नंबर, जो गांव से जुड़े हुए उन्हें पक्का पता होगा, ये इस वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए हैं। और इसी तरह स्टाम्प और निबंधन विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट ये है आपकी IGRSUP.gov.in। इससे जो आवासीय भूखंड है, मान लीजिए आपको प्लॉट खरीदना है घर बैठे हुए और बेचना है, तो आप इस पे जाके कर लीजिए। वहां पे ऊपर आपको जमीन खरीदनी है, बेचनी है, तो वो उस पे कर लीजिए। ठीक है, ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आपका आता है माई गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश का। ये जो है, ये सरकार है, जो नागरिक हैं उनके बीच में बेहतर एक लिंक के तौर पे काम करे। इसमें क्या है, जो राज्य सरकार है वो अलग अलग योजना है, परियोजना है, उनके बारे में बहुत सारी प्रतियोगिता, पोल, क्विज, ये सब शामिल करती रहती है। तो लोग, जो नागरिक है ना, आम नागरिक, उनकी राय भी इससे एकत्रित होती रहती है। जैसे हम पेड क्विज चलाते हैं, आपने देखी भी होगी, उसमें आप सही जवाब देते हैं तो ऐसे गुब्बारे से फूटते हैं, कितना अच्छा लगता है ना जब आंसर सही होता है, और नहीं सही होता तो फिर रेड कलर की ऐसी लाइन आ जाती है गंदी सी। तो ऐसे ही माई गवर्नमेंट में इन सबसे रिलेटेड पोल, क्विज वगैरह चलती रहती हैं, आप अपना करते रहो बैठ के फोन पे, है ना। फिर है डिजी लॉकर, ये तो सबको पता होगा। इसमें जो सेवा प्रदाताएं हैं उनके साथ जो अपने दस्तावेज हैं, सारे जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, समझिए आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की, सब कुछ आप इसमें रख सकते हैं। अपने डिजिटल सिग्नेचर रख सकते हैं आप कहीं पे, कहीं भी हैं आप उसको खोलो, उससे लॉग इन करो, निकाल के फोटो स्टेट करा के फटाफट से लगा दो। ये सबसे अच्छी चीज है ना। तो उसमें वो सुरक्षित हैं, संग्रहित हैं, और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप सीधा प्राप्त कर लो कहीं भी। भाई फोटो स्टेट निकालनी है, दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं कहाँ रखे हैं, ढूंढो, मम्मी को फोन करो, पापा को फोन करो, वो सबसे झंझट पूरा खत्म। फिर आता है आपका प्रगति, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये नहीं लिख के आ रहे हो तो एग्जामिनर को लगेगा भैया मेन चीज तो छोड़ी। ये 2015 से शुरू हुआ था, और ये जो है ये एक बहुउद्देशीय और संवाद मूलक प्लेटफॉर्म है। ये कीवर्ड्स हैं, लिख के आने आपको। इसका उद्देश्य क्या है, जो जनता की शिकायतें हैं उनका समाधान करना, राज्य सरकार की जितनी परियोजनाएं हैं उनकी निगरानी करना, उनकी समीक्षा करना, ये सभी जो हैं इसमें शामिल हैं। क्लियर? ये है आपका माइंड मित्रा पोर्टल। ये तो बहुत आया न्यूज में, अजीत सर इतना बढ़िया कराते हैं करंट अफेयर्स, वो सब पढ़ते रहो एक आध बार, उसी से पता नहीं कितने सारे एग्जाम्पल्स वगैरह मिल जाएंगे। कुछ बच्चों का मैसेज आता है ना, कहाँ से इकट्ठा करें, हम तो बहुत आलसी हैं, हम अखबार नहीं पढ़ते, तो वो फिर न्यूज देख लें, ऐसे वीडियोस वगैरह। अब पोर्टल में उत्तर प्रदेश राज्य जो खनन विभाग है उससे जुड़ी सारी प्रक्रियाएं, जानकारी, ये सिंगल विंडो सिस्टम में काम करेगा, और इसमें कामकाज को और आर्थिक पारदर्शी बनाएगा। और खनन गतिविधियों से जुड़े लोगों को परमिट और पट्टे, लीज और परमिट मिलती है ना, उसके आवेदन आपको अप्लाई करना है, उसके लिए आप इस पे जाके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, गेल गैस देखा होगा आपने, है ना, यूपीपीसीएल की अपनी है सब कुछ, तो ये सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, तो इनसे बहुत फायदा तो है ही। फिर है आपको उमंग ऐप के माध्यम से मोबाइल सेवा, ये आप लिख सकते हो। उमंग जो मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से मोबाइल फोन और टैबलेट के माध्यम से जो लोग हैं उनको जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उसका लाभ मिलता है। इस ऐप में उत्तर प्रदेश सरकार के करीब 9 विभागों को नागरिक केंद्रित सेवाओं का लाभ मिल सकता है। ठीक है, और ये हमारा नारा है, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। इसकी अवधारणा है, ये हमारा झंडा है, ये हमारा मोटो है, इसे हमें पूरा करना है। ठीक है, तो ये जो है
सरकार का पूरा जो फोकस है वो इस बात पे है, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। तो सरकार और शासन का मतलब दोनों के बीच में फर्क आपको पता चल गया। शासन से सुशासन पे आए आपने सारे पॉइंट्स देखे, आपने सारी एग्जाम्पल्स देख लिए, ठीक है, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे देख ली। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अब हम आते हैं कानूनी सुधार में, लीगल रिफॉर्म्स क्या क्या किए गए हैं जिससे हमारा प्रदेश एक बेहतर सुशासन की तरफ आगे बढ़ा है। क्या जो कानून व्यवस्था है, इसमें लीगल रिफॉर्म्स में आप पुलिस रिफॉर्म्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, पुलिस सुधार। जो कानून व्यवस्था है उसको बहुत बढ़िया करने के लिए आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के 7 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली है, शुरू हुई है वो, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, आगरा, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज, ठीक है। एक हेल्पलाइन नंबर बना है यूनिफाइड एकदम। अब 100 नंबर पे कॉल नहीं करोगे, अब 112 पे करोगे, नौबत ना है। जो पुलिस, चिकित्सा, आग, आपदा, महिला सहायता, रेलवे पुलिस, इन सब की जो सेवाएं हैं वो मतलब एकीकृत है, ये अब यूनिफाई हो गया है। और देश का आप जानते हैं पहली जो केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय है, सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना ग्रेटर नोएडा में की जा रही है, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रयास है। सरकारी और जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनकी सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश ने सुरक्षा बल का गठन किया है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो होती है ना, उसका गठन किया है। और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जो फैलाई जा रही अफवाहें हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है ना, उसको रोकने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है जिसका नाम है डिजिटल वॉलंटियर, ये जरूर लिख सकते हो आप, ठीक है। और यूपी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, आप जानते हैं योगी सरकार की पॉलिसी है, ये बहुत ही बेहतरीन, इसके तहत प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई की गई है, ठीक है। फिर एक आता है आपका यूपी सीओपी मोबाइल एप्लीकेशन, ये देख सकते हो आप। इसमें उत्तर प्रदेश में EFIR, मतलब अब ऑनलाइन FIR आप दर्ज कर सकते हो, उसकी प्रणाली लागू की है। अब तक क्या होता था, नागरिकों को थाने जाना पड़ता था, अब वहां पे चक्कर काटो, ये करो वो करो। तो अब जैसे खोई पाई वस्तु हैं, कुछ चोरी हो गया है, कुछ हो गया, तो उसकी आप FIR उसमें कर सकते हो, ठीक है। उनकी प्राथमिकी, किराएदारों का पुलिस सत्यापन, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता टेनेंट्स का, वो नौकरी के लिए जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए होते हैं, जुलूस हड़ताल, इन सब की अनुमति, ये जो छोटे मोटे मामले हैं ना जिसके लिए थाना नहीं जाना चाहिए, उनको ऑनलाइन करा जाएगा, ठीक है। जो लोग इस केस में रिश्वत लेते हैं ना, उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा, कोई नहीं, नुकसान फायदा तो सब चलता रहता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश ने लगातार दूसरे वर्ष 2022 में अभियोजन पोर्टल के माध्यम से सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों की प्रविष्टि और निस्तारण के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त करा है। बहुत ही बढ़िया बात, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। और पोर्टल का जो उपयोग है उसको करते हुए जो संबंधित अधिकारी हैं वो ये सुनिश्चित करके मामलों के त्वरित निष्पादन पर नजर रखते हैं कि गवाहों को न्यायालय में पेश होने दिनांक के बारे में पता चल जाए, पता चले डेट ही भूल गए हैं जी, ऐसे भी तो है दुनिया। सरकारी अधिवक्ताओं और अन्य संबंधित लोगों को अग्रिम तौर पर केस से प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराई जाए ताकि अभियोजन पक्ष को अभियुक्त की सजा सुनिश्चित कराने के लिए मजबूत साक्ष्य तैयार करने में मदद मिल सके, कॉन्विक्शन जो है वो मजबूत हो सके, स्ट्रांग हो सके। बजाय इसके कि पता ही नहीं है डेट्स कहाँ है और सब चीजों में लगा हुआ है इंसान, कचहरी के चक्कर काट रहा है, कोर्ट के चक्कर काट रहा है, ये सब बंद करके ऑनलाइन कर लो प्रक्रिया और बस फिर जो डिजायर्ड डेट है उस पर आ जाओ। इस सब पे बहुत बढ़िया काम किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कानूनी प्रक्रियाओं के तहत जितने भी संस्थान हैं उनके द्वारा की जाने वाली मध्यस्थता पर ध्यान देने के साथ साथ प्रक्रियात्मक कानूनों में सुधार किया जाना चाहिए। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपका आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बड़ी बात होती है इसकी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स देखेंगे आप लेटेस्ट, उसमें यूपी का क्या है क्या नहीं है, इंडिया का क्या है, वो सब आप कोट करके आएंगे। ऐसा करने से क्या लगेंगे आप, बताया ना मैंने आपको भी, पढ़े लिखे लगेंगे। ये सारी चीजें अपनी डायरी में आप लोग नोट करते चलिए साथ साथ। तो अब यहाँ पे जो सरकार है उसने व्यापार जो करने की परिस्थितियां हैं उसके सुधार में काफी कदम उठाए हैं। इसमें आप यूपी इन्वेस्टर्स समिट को भी इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें बहुत से कानून शामिल हैं। जो प्रदेश का कारोबारी माहौल है, जो नीतियां हैं, उसके पारिस्थितिक तंत्र में सुधार के लिए ये सब किया गया है, जैसे दिवालियापन संहिता, बैंक्रप्सी कोड जो है, वस्तु एवं सेवा कर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून आदि के उत्कृष्ट प्रवर्तन से प्रदेश में के सर्वोच्च व्यापार सुगम राज्यों में सम्मिलित है। मतलब यहाँ पे कैसा है व्यापार करना, मतलब ईज है व्यापार करने में या नहीं है, या बाधाएं हैं बहुत सारी, है ना। तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, ये सब भी लिखना बहुत आपके लिए
जरूरी हो जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। तो आपको पता ही कितने जोर शोर से चल रहा है प्रदेश में। जनवरी 2018 में जो कम विकसित क्षेत्र हैं उनके जो जीवन स्तर है उसमें चेंज लाने के लिए ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम एडीपी शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो था वो जो पिछड़े जिले हैं उनमें स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, इस सबको के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाना था इसका पूरा उद्देश्य। ठीक है, ये आपको चीज याद रखनी है। तो आपको मतलब देश भर में अगर लगाओ तो 115 हैं सारे टोटल सबसे पिछड़े हुए जिले। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको, उनके नाम लिख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया हुआ है किस किस के तहत कहाँ कहाँ पे पड़ रहा है। और इन सबकी रैंकिंग होती है, एक इंडेक्स होता है गुड गवर्नेंस इंडेक्स, पता होगा आपको, वो जरूर आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सुशासन सूचकांक, प्रीलिम्स की कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। गुड गवर्नेंस इंडेक्स लेटेस्ट वाला क्या रैंकिंग किसकी है, यूपी की क्या रैंकिंग है, ये जरूर आप लिख सकते हो। और फिर पता है अगर यूपी की रैंकिंग पीछे है, गड़बड़ है, तो उसको आप रिफॉर्म्स वाले में लिख सकते हो कि भाई गुड गवर्नेंस इंडेक्स में अभी यूपी की रैंकिंग इतनी ठीक नहीं है, इसको हम बढ़ा सकते हैं, ऐसे ऐसे स्टेप्स लेके। क्लियर हो गई इतनी बातें? ठीक है, आप उद्देश्य लिख सकते हो कि जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है उसके उद्देश्य क्या क्या हैं। भाई जितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें शासन की जो तुलना है उसके लिए मात्रात्मक आंकड़े प्रदान करना, सुधार के लिए रणनीति बनाना और ये सब करना, ये सारी आप पूरी चीजें लिख सकते हो। ठीक है, एक इसमें आप चीज ऐड कर सकते हो, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन का पॉइंट आप इसमें ऐड कर लो, कहीं पे भी लिख लो मेरे हिसाब से। इसको हटा देती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऐसे डाल देती हूँ थोड़ा सा, बस ऐसे करके थोड़ा सा लिख लो। इसमें आप योजना आयोग को बताओ कि ऐसे ऐसे करके लिख सकते हो आप इसमें कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया था, फिर उसकी जगह आया नीति आयोग, एक थिंक टैंक आया जो सरकार सहकारी संघवाद, यहाँ पे ये पॉइंट जरूर डालना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला, है ना, सहकारी संघवाद। हिंदी इंग्लिश ना करना, बिल्कुल भी कोई चीज नहीं है जो मैं हिंदी में नहीं बता रही हूँ। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। और आप जानते हो इस ही सबको लेते हुए 14वें, मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था ना, जो 14वां वित्त आयोग आया था उसने 32% से बढ़ा के 42% कर दिया था हस्तांतरण राज्यों के लिए। अब 15वें ने उसको 41% पे मेंटेन करा है, मैंने आपको बताया था ना। तो ये एक अच्छी बात है, इससे भी सुशासन बढ़ता है। हर चीज इंटरलिंक्ड है, पुराने लेक्चर्स का यहाँ पे पॉइंट्स डाल दो, कोई बात नहीं, ये चीज मैं लगातार बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें अपना देख के जाना, सही मतलब इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीजों से। और पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस सुधार मैंने आपको बताया, ये लीगल रिफॉर्म्स में आप पुलिस सुधार भी डाल सकते हो, उसमें अपना FIR जो है वो ऑनलाइन हो गई है, ये सब अपना 2-4 पॉइंट्स अच्छे वाले लिख सकते हो। अब इन पॉइंट्स को आप कैसे यूज करते हो पेपर में वो आपके सूझबूझ और विवेक के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, चलो अब भैया राह है सुशासन की, तो चुनौतियां तो होंगी ही, जैसे कि हर राह में होती हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले राजनीति का अपराधीकरण, सबसे जरूरी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब आप देखोगे जो अपराधीकरण इतना बढ़ रहा है उसमें राजनेता, सिविल सेवक, व्यापारिक घरानों का गठजोड़ देखने को मिलेगा। इससे जो पब्लिक पॉलिसी का निर्माण है, सार्वजनिक नीति निर्माण है और शासन है, इस पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ADR आपको पता होगा, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसकी आप 2022 की जो रिपोर्ट देखेंगे, जो इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो 2022 की गठित विधानसभा है उसमें सोचिए जितने विधायक निर्वाचित होकर आए हैं ना, उसमें से 39% ऐसे हैं जिन पे आपराधिक केस है। सोचो, क्रिमिनल केस ऑलरेडी उनके अगेंस्ट है और वो जो हैं चुनाव लड़ लिया उन्होंने और वो इलेक्ट हो गए, जनता ने करा उनको इलेक्ट। बेयर मिनिमम होनी चाहिए क्वालिफिकेशंस। ठीक है, फिर है आपका भ्रष्टाचार, करप्शन। ये आपको पता है सबसे बड़ा मुद्दा है। ये जो शासन की गुणवत्ता है उसको सुधारने में भ्रष्टाचार जो है वो एक बहुत ही बड़ी बाधा है, आप जानते हो। जबकि स्पष्ट रूप से जो मानव लालच है वो है भ्रष्टाचार का चालक, है ना भाई, ग्रीड ही तो है ड्राइविंग फोर्स।
ये भारत में भ्रष्टाचार की जो बढ़ती प्रवृत्ति है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाने में जिम्मेदार है। इसमें आपको इंडेक्स वगैरह स्टेट का तो है नहीं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इंडेक्स जारी करता है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। उसका डेटा आप कहीं पे मिले आपको तो लेटेस्ट वाला कहीं पे क्या हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वो डाल सकते हो। एग्जाम्पल है जो मैं बता रही हूँ उसको लिख लो। फिर आता है लैंगिक असमानता, जेंडर डिस्पैरिटी। इसमें तो बहुत ही प्रॉब्लम है भैया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब तक महिलाओं की स्थिति में नहीं सुधार होगा तब तक विश्व कल्याण के बारे में सोचना सोचिए असंभव है। इतनी बड़ी बात। जैसे एक पक्षी के लिए केवल एक पंख पर उड़ना असंभव है, वैसे ही देश नहीं आगे बढ़ सकता। ठीक है, तो किसी राष्ट्र की स्थिति का आकलन जो है उसका तरीका ये है कि वहां की महिलाओं की स्थिति क्या है, उसका अध्ययन कर लो आप, तो आपको पता चल जाएगा राष्ट्र की स्थिति क्या है। तो आप यहीं देख लो, आप इतनी असमानता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सोचिए सिर्फ 7% महिलाएं, ना के बराबर है ना। और कंट्री में पॉपुलेशन में कितनी है लेडीज, 50% है करीब। देखिए, हिंसा की बढ़ती घटनाएं, इंक्रीज इन वायलेंस, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो सुशासन के सिद्धांत हैं उनके दृष्टिकोण से देखने पे लगेगा आपको कि शांति और व्यवस्था विकास की दिशा में पहला कदम है। लेकिन राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की बात करें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की, यहाँ पे आप रिपोर्ट लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में महिलाओं व बच्चों के जो प्रति अपराध हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है। फिर आपका आता है डिले इन जस्टिस, न्याय में देरी। आप जानते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सोचिए आप, इतना टाइम लग जाता है एक नागरिक को न्याय पाने में, लेकिन ये ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से एक सामान्य व्यक्ति को समय पर न्याय नहीं मिल पाता। सोचिए आप, मई तक के आंकड़े दिए हुए हैं हाई कोर्ट में और लखनऊ बेंच के आंकड़े दिए हुए हैं। कितने ज्यादा आंकड़े हैं कि इतने केस तो पेंडिंग ही चल रहे हैं, बताइए आप। फिर एक आता है आपका सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का सीमांकन। ये बहुत जरूरी है। जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उनका एस्टिमेशन हो पूरा। जो विकास की प्रक्रिया में हाशिए पर स्थित समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसको मुख्य धारा मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कई संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन वास्तविकता में क्या है, बेसिक कम्युनिटीज जो हैं, शिक्षा, आर्थिक गतिविधि, इन सब क्षेत्रों में भी वो भी पीछे हैं। एक और आप इसमें चीज ऐड कर सकते हैं, वो है प्रशासनिक प्रणाली का केंद्रीकरण, जो हमने पंचायती राज में पढ़ा था। आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए था वो पॉइंट कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अगर नहीं आ रहा किसी के दिमाग में तो ठीक नहीं है, पुराने लेक्चर्स मत भूलो। सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, आप जानते हो महात्मा गांधी ने कहा था जब पंचायत राज स्थापित हो जाएगा तब लोकमत ऐसे अनेक कार्य कर दिखाएगा जहां हिंसा का कोई स्थान नहीं होगा। मैंने आपको पिछली बार बताई थी या कोटेशन नहीं बताई थी, बता दो जल्दी लिख के। अब आप जानते हो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, स्थानीय सुशासन है। इसका अर्थ क्या है, स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों के माध्यम से स्थानीय मामलों का प्रबंधन। लेकिन अभी भी ऐसा है कि जो ये प्रक्रिया है इसमें अपर्याप्त हस्तांतरण है। पिछले लेक्चर में अच्छे से देखा था आपने, स्टेट का कितना इंटरफेरेंस है क्या नहीं है, वो वाला पॉइंट भी आप यहाँ पे जरूर ऐड कर सकते हो। वो भी आपको अच्छे मार्क्स देगा, उससे आपको पता चलेगा ना कि आपका एक्सटेंट जो है नॉलेज का काफी अच्छा है। क्लियर हो गई ये बात। तो निष्कर्ष, जैसे अब मान लीजिए आप वे फॉरवर्ड या निष्कर्ष लिखेंगे तो मैं थोड़ा सा डिक्टेट कर देती हूँ आपको, वो लिख लेना आप। निष्कर्ष में आप ये लिख सकते हो कि शासन को प्रभावी करने के लिए कार्यपद्धति देश के प्रत्येक नागरिक से संबंधित है, और जो नागरिक हैं उनके, जो नागरिक राज्य है, नागरिक राज्य द्वारा दी जाने वाली जो अच्छी सेवाएं हैं उनका खर्च वहन करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है कि एक ऐसा पारदर्शी, एक ऐसा जवाबदेह, एक ऐसा बौद्धिक शासन, इंटेलेक्चुअल गवर्नेंस प्रणाली हो जो पक्षपात और पूर्वाग्रह से एकदम मुक्त हो, जो इम्पार्शियल हो, जो किसी भी प्रेजुडिस से एकदम अलग हो। तो यहाँ पे सुशासन को बहाल करने के लिए अंत्योदय के गांधीवादी सिद्धांत की प्रधानता हेतु हमारी राष्ट्र रणनीति में सुधार की आवश्यकता है। अंत्योदय, यहाँ पे आप अंत्योदय को जरूर लिख सकते हैं गांधीवादी सिद्धांत की। और भारत में जो शासन में सत्यनिष्ठा है इसकी धारणा विकसित होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा की धारणा। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से लिख लो, ठीक है। और सरकार को सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास के आदर्श पर कार्य करते रहना चाहिए, जो कि समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा दे। लिखिए, दोबारा लिखिए, सरकार को सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास के आदर्श पर कार्य करते रहना चाहिए, जो समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा दे। ये चीज आप याद रखिएगा। एक चीज आप और लिख सकते हैं, शासन में सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा पे पॉइंट बना लीजिए। वे फॉरवर्ड में आगे की राह और आशावादी अपने कंक्लूजन में सत्यनिष्ठा आप
टिक सकते हैं। सत्यनिष्ठा जो है मजबूत नैतिक सिद्धांत होने का एक आवश्यक गुण है। इसमें समग्रता लिख लो, शुचिता लिख लो, ईमानदारी लिख लो, सारे वर्ड्स लिख लो भैया, सही रहेगा। ना केवल सच्चित्रता एवं ईमानदारी बल्कि आचार संहिता का सख्ती से पालन करना भी इसमें शामिल है। ऐसा नहीं चरित्र बस सच्चा होना चाहिए। और इसमें आधार क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य सबके वही लिखोगे तुम। जवाबदेही होना, लोक सेवा में ईमानदारी रखना, प्रक्रिया का अनुपालन करना, सरकारी प्रक्रिया में लोगों का विश्वास रखना, कदाचार, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार इस सबको हटाना, इसकी संभावनाओं से बचना। और इसमें प्रशासन राज्य से प्रशासनिक संरक्षक हैं, इसलिए उन्हें पब्लिक ट्रस्ट का सम्मान करना चाहिए। तो एक आप पब्लिक ट्रस्ट वाला पॉइंट जरूर जोड़ना इसमें, ठीक है। तो ये सारी सबसे जरूरी बातें हमने देख ली। अब गुड गवर्नेंस अच्छे से तैयार हो गया ना, एकदम जोर लगा के, आगे वाले एकदम बहुत इजी तरीके से आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम आ गए हैं किस पे, अपना लोकायुक्त। आप जानते हैं अच्छे से, अक्सर लोकायुक्त वाली बात काफी न्यूज में रहती है, लोकपाल लोकायुक्त की। अब लोकायुक्त जो है ये भारत संसदीय ओम्बड्समैन है, ठीक है, जो भारत की हर राज्य सरकार नियुक्त करेगी और उसके लिए काम करेगा, ये राज्य सरकार के लिए। अब ये एक एंटी करप्शन अथॉरिटी है, एक भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था है। कोई राज्य है उसमें लोकायुक्त व्यवस्था का उद्देश्य क्या होगा, लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायत आरोपों की जांच करना। सिंपल वर्ड्स में इतना समझ आ गया। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए। उत्पत्ति इसकी होती है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से। कौन सी हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, बताओ जरा मुझे, जो हर इंडेक्स में सबसे ऊपर रहती हैं। और भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग आया था जो 66-77 का, उसमें कहा था कि केंद्र में लोकपाल होगा और राज्य में होगा लोकायुक्त। उसकी सिफारिश ऐसे की गई थी। फिर अधिनियम आया आपका 2013 में, ठीक है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित होने से पहले वर्ष 2013 में बहुत से राज्य ऐसे थे जिसने लोकायुक्त संस्थान बनाने के कानून को ऑलरेडी पारित कर रखा था। महाराष्ट्र था पहला ऐसा राज्य जिसने 71 में लोकायुक्त निकाय जो है उसको स्थापित किया था। तो ये आप कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अपने आंसर में डाल सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नियुक्ति की बात हुई। अब लोकायुक्त और उप लोकायुक्त कई स्टेट्स में है ना ऐसे, उनकी नियुक्ति जो है वो करेंगे गवर्नर साहब, राज्यपाल। नियुक्ति करते समय क्या होगा, ज्यादातर राज्यों में, हर एक का थोड़ा डिफरेंट भी है कॉन्सेप्ट, और ये एक कमी भी है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक रूपता नहीं है। तो नियुक्ति करते समय क्या होगा, जो ज्यादातर राज्य हैं उसमें राज्यपाल राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा, चीफ जस्टिस से हाईकोर्ट के, और राज्य विधानसभा में जो विपक्ष का नेता होगा, ऑपोजिशन का जो लीडर होगा, उससे परामर्श लिया जाएगा। कार्यकाल देखिए अधिकतर जो है 5 वर्ष है, यूपी में 8 है शायद, 6-8 ऐसी है। 6 साल था शायद, अब 8 हो गया है, अभी आएगा नीचे। तो ज्यादातर अवधि 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष है, जो भी पहले हो, और पुनर्नियुक्ति रीअपॉइंटमेंट इनका नहीं हो सकता है, एक बात ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और लोकायुक्त विधेयक जो था, उप लोकायुक्त विधेयक 1975 का, उसमें प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर सन 1975 में इसको पारित किया गया। ये जो विधेयक था इसको राष्ट्रपति ने अनुमति दी, और उत्तर प्रदेश में प्रथम लोकायुक्त कौन बने, न्यायमूर्ति श्री विशंभर दयाल। कार्यकाल था इनका, ये देख सकते हो आप, 77 से 82 तक। अब 1960 का जो दशक था उसकी शुरुआत से पहले अशोक कुमार सेन संसद में संवैधानिक लोकपाल की धारणा का प्रस्ताव करने वाले पहले भारतीय थे। फिर डॉक्टर एल एम सिंघवी, नाम सुना होगा आपने, उन्होंने लोकपाल और लोकायुक्त शब्द का आविष्कार किया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में संघ और राज्य स्तर पर 2 स्वायत्त निकाय, इनकी स्थापना का निकाय जारी किया गया, सुझाव जारी किया गया, ठीक है। लोकायुक्त के कार्य क्या क्या हैं, देखिए, ये जो अधिनियम है इसके अधीन जनता या नागरिक भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन से जुड़े मंत्री, विधायिका, राज्य सरकार के कर्मचारी एवं अधिकारियों के विरुद्ध जो है लोकायुक्त के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब ये एक शिकायत केंद्र है जिसका ये काम है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे 2 प्रकार के परिवाद हैं, क्या क्या, शिकायत और अभिकथन। देखिए शिकायत क्या है, एक तो है कंप्लेंट और एक है आपका एलिजियंस, मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाना। शिकायत में क्या आएगा, जो लोक सेवक हैं उनके सेवानिवृत्त मान लीजिए वो हो गए हैं और उसके बाद भी उनके ड्यूज रहते हैं, उनके देयकों के भुगतान है, तो उसमें जब
उन्होंने भुगतान नहीं करे। तो इसके प्रकरण आते हैं, और जब राज्य सरकार के विभाग से जुड़े लोक सेवक पद पे रह के पद का दुरुपयोग करें, भ्रष्टाचार में से संबंधित चीजें करें और परिवाद करें, तो उसको कहेंगे अभिकथन। ठीक है, इतना फर्क समझ में आ गया। अब न्यायालय हैं, लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश विधानमंडल, केंद्र सरकार, किसी भी प्रभाग, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ग्राम सभा के प्रधान तथा सचिवालय कर्मियों को लोकायुक्त की जो कार्य परिधि है उससे मुक्त है। ये सब तो आते ही नहीं लोकायुक्त के अंदर, तो ये एक कमी भी है कि भाई चीफ मिनिस्टर तक आने चाहिए। तो सबसे पहले आप जानते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, 71 में महाराष्ट्र में गठन होता है। हालांकि उड़ीसा में अधिनियम पहले आ गया था, लेकिन लागू होने में थोड़ा टाइम लग गया। और उत्तर प्रदेश में देखिए, मैंने आपको बताया था ना, कार्यकाल 6 वर्ष था, जो 2012 में इसको बढ़ा के 8 वर्ष कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको ये लिखना हो कि लोकायुक्त से संबंधित मुद्दे क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, तो इसमें आप लिखिएगा कोई स्पष्ट कानून नहीं है, नो क्लियर लॉ। ठीक है, जो अधिनियम है 2013 का, इसमें क्या है, इसमें एक धारा है लोकायुक्त की बस, जो ये कंपलसरी करती है कि राज्यों को 1 वर्ष के अंदर अंदर लोकायुक्त अधिनियम पारित करना है। उसकी संरचना, शक्ति, विशेषताएं क्या होंगी, क्या नहीं होंगी, ये सब के बारे में कोई जानकारी इस कानून में नहीं दी हुई है। तो एक्चुअल में क्या है, राज्यों को क्या है, पूरी इंडिपेंडेंसी है, पूर्ण स्वायत्ता है कि उन्हें अपने लोकायुक्तों की जो नियुक्ति है वो किस प्रकार से करनी है। अब वो अपने हिसाब से करते हैं, जैसे मर्जी करना है। ठीक है, अब इससे क्या आता है, इससे आता है समाधान में विलंब, ये लिखेंगे आप। ठीक है, जो लोकायुक्त हैं उनके द्वारा क्या सामना किया जाता है, वो प्रमुख चुनौतियों में क्या है, जांच और शिकायतों के संविधान में कमी। ठीक है, तो लोकायुक्त जो है वित्त पोषण और बुनियादी ढांचे के लिए भी राज्य सरकार पे निर्भर रहता है। मैंने आपको बताया राज्य सरकार ने अपने हाथ में ज्यादा इंडिपेंडेंस ले रखी है, तो इससे क्या है, हस्तक्षेप होगा, स्वतंत्रता की कमी होगी, ऐसी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी, तो आपस में जो विभिन्न मत हैं वो उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो अब आप इसमें आगे की राह में वे फॉरवर्ड में 2-3 पॉइंट्स लिख देना। वो आप ये लिख सकते हो, वही जो इसमें कमी लिखी उनका उल्टा लिखोगे कि जो अधिनियम है, जो लॉज हैं, उनको मजबूत बनाओ, शक्तियां अधिक प्रदान करो, लोकपाल को लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन करो, भाई मुख्यमंत्री, न्यायपालिका सहित सभी को लेके आओ इस दायरे में, और जो पर्याप्त संसाधन हैं, रिसोर्सेज और स्टाफिंग बढ़ाओ, पर्याप्त संसाधन और कर्मचारियों की नियुक्ति करो, उससे जनादेश को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा, और जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाओ। ये तो आप सब जगह जाके लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इस जो कामकाज है उसमें ज्यादा जवाबदेही हो, पारदर्शिता बनाई जाए, उससे नियमित रूप से अपनी गतिविधियां, जांच एवं परिणामों पर रिपोर्ट प्रकाशित करो, बीच बीच में पीरियोडिक रिव्यूअल होना चाहिए। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आप अपने आंसर में लिख के आएंगे, आपका आंसर सुंदर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारी जो चीजें हैं ये आप जरूर से जरूर इंक्लूड करके आओ, डेफिनेटली अच्छा आंसर आपका बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, अब आता है आपका सिटीजन चार्टर। ठीक है, सिटीजन नागरिक चार्टर। अच्छा, क्या है नागरिक चार्टर? सिटीजन चार्टर क्या होता है? नागरिक घोषणा पत्र कह लो इसको, सिटीजन चार्टर कह लो इसको, क्या है ये? देखो, सरकार जो है देश के जितने भी नागरिक हैं उनको विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराती है, सर्विसेज देती है, जिन्हें आप क्या कहते हैं, पब्लिक सर्विसेज, जन सेवाएं। जो ये सेवाएं हैं इनको जनता को उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता है? पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी, जन सेवा प्रदायकी। अब ये जितनी भी सेवाएं हैं, मान लीजिए सार्वजनिक सेवाएं हैं, उनको स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ही पहुंचाती है जनता तक, मानेंगे आप? तो जो नागरिक सेवाएं हैं उनको गुणवत्ता के साथ साथ समय पर जनता तक पहुंचाना भी आवश्यक है, जिससे कि शासन प्रशासन सब अच्छे से चले। लेकिन होता क्या है कि वर्तमान में शासन और प्रशासन में विभिन्न परिवर्तनों एवं बढ़ती जटिलताओं के कारण नागरिक सेवाओं की नागरिकों तक गुणवत्तापूर्ण पहुंच जो है वो नहीं हो पाती, सुनिश्चित नहीं हो पाती है। ठीक है, तो जो जन अधिकार है उनकी सुरक्षा के लिए, नागरिकों को मूलभूत सेवाओं का टाइम पे उनको प्रदायकी हो पाए, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण हो सके, ये जो सारे लक्ष्य हैं ये केवल नागरिक अधिकार सशक्तिकरण के लिए बल्कि राज्य एवं सिविल सोसाइटी की मजबूती के लिए भी बहुत जरूरी है। मानोगे आप ये चीज? तो इसी संदर्भ में नागरिक घोषणा पत्रों की आवश्यकता को महसूस किया गया या किया जाता है। इसको आप ऐसे अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो।
तो नागरिक घोषणा पत्र का संबंध किससे हो गया? सुशासन की स्थापना से। गुड गवर्नेंस जो पढ़ के आए हो आप, गुड गवर्नेंस को डिलीवर कराने के लिए एक सिटीजन चार्टर की आवश्यकता है, ऐसे कह सकते हैं। एवं सुशासन की एक शर्त के रूप में नागरिक सेवाओं की समय पर गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी की भी आवश्यक है, ये भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो क्या है सिटीजन चार्टर? बेसिकली जो नागरिक घोषणा पत्र है वो एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें संगठन है, संगठन की अपनी सेवाओं के मानक, संगठन संबंधी सूचनाएं, पसंद, परामर्श, सेवाओं को भेदभाव रहित पहुंच, शिकायत निवारण, शिष्टाचार, ये सारे संबंध में अपने नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धताओं का व्यवस्थित विवरण, ये सब आपके सिटीजन चार्टर में आपको मिलेगा। जो नागरिक घोषणा पत्र है उसमें सार्वजनिक सेवाओं का नागरिक केंद्रित होना सुनिश्चित किया जाएगा। जाहिर सी बात है, मान लीजिए एक सरकारी संगठन नागरिकों, ग्राहक समूह को प्रदान की जा रही सेवाएं, योजनाएं, उसके संबंध में या उन्हें प्रदान की जाने वाली प्रतिबद्धताओं का एक दस्तावेज है। मैं बता चुकी आपको ऑलरेडी। तो इसके 3 मूलभूत पहलू हैं। क्या? पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही और सुशासन। मैंने आपको क्या बताया? सुशासन इसी के अंग में आ गया, अकाउंटेबिलिटी और गुड गवर्नेंस। जो नागरिक चार्टर है उसकी जो अवधारणा है वो उन मुद्दों को संबोधित करती है जो तब उत्पन्न होते हैं जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसियों के साथ विचार विमर्श करता है। सिटीजन चार्टर की धारणा भी सेवा प्रदाता और उसके ग्राहकों के बीच विश्वास के संबंध को मान्य करती है। नाम से पता चल रहा है, नागरिक सिटीजन चार्टर देश के नागरिकों के लिए आवश्यक है। ये जनता की मांगों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए संचालन को सुव्यवस्थित करते हुए जनता और सरकार के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है। ये आप जरूर लिख के आएंगे। ठीक है, अब आप एक चीज देख सकते हैं कि भारत में जो सिटीजन चार्टर का आरंभ होता है वो कब से होता है? ब्रिटेन था सबसे पहले, जिसमें लोक सेवाओं में दक्षता लाने के लिए 1991 में घोषणा पत्र आया था सबसे पहले। फिर भारत में क्या होता है? 1997 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राज्य के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ एक। इस सम्मेलन में इस बात का जिक्र हुआ कि प्रभावी एवं जिम्मेदार प्रशासन के लिए एजेंडा बनाओ, उस पे सिफारिश करो और उसके लिए जितने भी लोक संगठन हैं उसमें एक नागरिक घोषणा पत्र लाओ। सारे मुख्यमंत्रियों ने ऐसा विचार विमर्श किया। अब इसमें क्या होता है? इसके तहत जो चिह्नित मंत्रालय थे, विभाग थे, उसमें नागरिक घोषणा पत्र के निर्माण की निगरानी करने के लिए एक कमेटी बनती है। फिर 2004 में, 1991 में तो आपका ब्रिटेन में आया, मैंने आपको पूरा क्रम बता दिया इसका। 2004 में प्रशासनिक सुधार एवं शिकायत निवारण विभाग ने नागरिक घोषणा पत्र पे एक प्रपत्र प्रस्तुत किया। वहां से इसके सिद्धांत जो हैं वो उभर के सामने आए। और वो सिद्धांत कैसे कैसे थे? विजन और मिशन का विवरण करो, संगठन जो है उसके द्वारा संपादित कार्यों का विवरण करो, संगठन से जुड़े जितने ग्राहक समूह हैं उनका आप पूरा विवरण करो, ग्राहकों को प्रदत्त सेवाओं का विवरण करो, जन शिकायत निवारण से संबंधी जानकारी दो और चार्टर का सरल हो, चार्टर जो है वो इजी हो, लेजिबल हो, उसकी आप मतलब उसको सुनिश्चित करो। ठीक है, तो सिटीजन चार्टर का देखो, यहाँ पे सिटीजन चार्टर के कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं। पहला, गुणवत्ता। सेवाओं की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करो, है ना। फिर आपका विकल्प, चॉइस, जहां भी संभव हो वहां पे विकल्प दिया जाए उनको। मानक लाओ, ये निर्दिष्ट किया जाता है कि नागरिक अधिकारी से क्या अपेक्षा करें और यदि मानक पूरे नहीं होते हैं तो वो क्या करें। फिर महत्व, करदाताओं के धन को महत्व दिया जाए। जवाबदेही, व्यक्ति और संगठन की जवाबदेही इसमें सुनिश्चित करो। पारदर्शिता लाओ, नियम, प्रक्रिया, योजना, शिकायत, इन सबके मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करो। ये सारी बातें यहाँ पे कही गई। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो बहुत सरल है, लिख लेंगे आप लोग। सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाओ, जनता सरकार के बीच संचार का संवर्धन करो, नागरिकों की जितनी जरूरतें हैं वो अच्छे से पूरी हो रही है नहीं हो रही, इसके लिए सरकारी कार्य कैसे काम कर रहे हैं उसको सुव्यवस्थित करो। मानक बनाओ, आवश्यकताएं विशिष्ट, प्रमेय, सटीक, समय पर और प्रासंगिक होनी चाहिए, लिख के आना है एज इट इज। सूचना और खुलापन, जाहिर सी बात है, जो उत्कृष्ट ग्राहक सेवाएं हैं उनको प्रदान करना लोगों को सही समय और स्थान पर सटीक उपयोगी जानकारी देने पर ही निर्भर करेगा। विकल्प और परामर्श, जहां तक व्यवहार्य हो, चार्टर के माध्यम से जो सेवा उपयोगकर्ताएं हैं उनको कई प्रकार के विकल्प भी आप प्रदान करें। अधिकारियों में सौजन्य हो, सहायता की भावना हो, इस सब का सृजन बढ़ाओ। और प्रभावी शिकायत प्रबंधन और बेहतर ग्राहक सेवा, इसके ये एक दूसरे के पूरक हैं, हमेशा याद रखना। यहाँ पे सिटीजन को देखा जा रहा है एज कस्टमर,
कस्टमर सेटिस्फैक्शन एकदम टॉप पे होना चाहिए। ठीक है, फिर है आपका सिटीजन चार्टर की सारी विशेषताएं देख लीजिए आप। सेवाएं प्रदान करने के बारे में जानकारी का खुलापन और प्रकटीकरण, ये सारे कीवर्ड्स हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। विकल्प और उपयोगकर्ता परामर्श, सेवा प्रदान करने में शिष्टाचार और सहायता, शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया की स्पष्ट प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। ये कुछ विशेषताएं हैं सिटीजन चार्टर की। ठीक है, अब भारत में नागरिक चार्टर की जो पहली पहल है वो 1997 में हुई। फिर चार्टर जो है कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में रहे। विगत वर्षों में भारत में उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति हासिल की गई, साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, भारतीय व्यक्तियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी। भाई पब्लिक में भी तो सेंस आई इस चीज की बहुत ज्यादा। तो भारत सरकार ने कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जो है आपका DFRPG, इसके द्वारा नागरिकों के चार्टर्स को व्यवस्थित करना, तैयार करना, व्यवहार में लाना, इस सबका काम शुरू किया गया। विभिन्न सरकारी एजेंसियों और संगठनों को निर्देश प्राप्त हुए कि चार्टर्स कैसे तैयार हों, साथ ही कैसे केंद्रित कुशल चार्टर बनाए जाएं और क्या करें क्या ना करें, इस सब की एक सूची प्राप्त हुई। तो ये रहे आपके चार्टर से संबंधित मुख्य मुख्य बातें। ठीक है, अब यहाँ आया सिटीजन चार्टर की चुनौतियां। तो चुनौतियां भी होंगी, मैंने आपको बताया, बड़े काम होंगे उसमें चुनौतियां जरूर होती हैं। ठीक है, चार्टर के अनुपालन या समय पर संशोधन में देरी। भाई जहां पे जरूरी है कि होना चाहिए संशोधन, वहां पे संशोधन नहीं हुआ, तो वो जरूरी था उसको अपडेट करना, तो वो होना चाहिए अपडेट। भाई जैसे जैसे जरूरतें बढ़ रही हैं, जैसे जैसे जरूरतें बदल रही हैं, उस हिसाब से चार्टर को संशोधित किया जाए। कर्मचारियों को सिटीजन चार्टर के बारे में अधिक जागरूक नहीं किया गया और ना इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, मतलब पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक सेंसिटाइजेशन, ये तो भर के लिख के आओ आंसर में। चार्टर की मार्गदर्शक अवधारणा, उद्देश्य और प्रमुख तत्वों के बारे में सेवा प्रदाताओं की अज्ञानता और उदासीनता। एक ही प्रक्रिया को सभी संदर्भों में लागू करना, ये अधिकारियों में भावना है अभी भी। सेवा प्रदाताओं द्वारा उन्नत सेवाओं की लागत का वहन कर पाना भी चुनौतीपूर्ण है। कई जगह सेवा वितरण के लिए कोई सटीक दिशा निर्देश अभी भी उपलब्ध नहीं है। सेवा प्राप्तकर्ता वर्ग के अधिकारियों की हिमायत और जागरूकता सृजन करने के लिए अभियान आयोजित करने के लिए सीमित संसाधन हैं, तो उनमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, उनमें भी अच्छा काम होना चाहिए। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसमें, आगे की राह क्या है वो देख लीजिए आप। पूरी आबादी को सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के रूप में उनकी जिम्मेदारियों के बारे में सूचित, इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। नागरिक चार्टर के माध्यम से लोग सीखते हैं कि जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, पब्लिक सर्विसेज हैं, उनकी डिलीवरी कैसे, उनका प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे हो। मैंने आपको शुरू में कॉन्सेप्ट जब बताया उसमें सारी बातें बताई। जितना जनता की शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, उनका एक डेटा बेस तैयार किया जाए। डिजिटलीकरण, ये तो आप पॉइंट हर में लिख सकते हो, उसको प्रोत्साहित किया जाए। और जागरूकता सृजन करने वाले अभियानों को संचालित करने के लिए पर्याप्त धन की आपूर्ति कराई जाए। जो नागरिक चार्टर है उसके विनिर्देशों और शिकायत प्रक्रिया को बनाने में जनता से सुझाव लिया जाए, परामर्श लिया जाए और उन्हें भी उसमें शामिल किया जाए, मतलब पार्टिसिपेटरी हो। आपने गुड गवर्नेंस के पॉइंट्स पढ़े थे अभी, सारे के सारे नहीं, वो सारे मिला मिला के इसमें लिख सकते हो। और ये सुनिश्चित किया जाए कि नागरिक चार्टर को मीडिया अभियान के माध्यम से उचित प्रचार प्रसार प्राप्त हो सके, ब्रॉडकास्टिंग अच्छी हो सके। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है। मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन समय समय पर किया जाए। समयबद्ध गुणवत्ता पूर्वक बनाने के लिए सुशासन की स्थापना करने में सबसे महत्वपूर्ण चीज हो सकती है सिटीजन चार्टर, लेकिन इसकी कमियों को दूर करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये चीज आप जरूर लिख के आइए पेपर में अपने। हो गई इतनी बात क्लियर? तो ये 2-3 पॉइंट्स जो हैं आपको पता होने चाहिए सारे। अच्छे से अपना लिख के आओ आंसर्स, रिवाइज करते रहो तो सही रहेगा। ठीक है, चलो, तो अब आता है आपका सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये देख लो आप एक बार। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं जो राज्य सूचना आयोग है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27 में जो शक्तियां दी गई हैं उनको प्रयोग करते हुए इसको गठन किया गया एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय के रूप में। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और कुछ
मेंबर्स होने चाहिए, सचिव आदि होंगे, जैसे मतलब उत्तर प्रदेश सरकार इसको निर्धारित करेगी। ठीक है, ये एक बात है। तो आपको पता है 2005 में अधिनियम आया नागरिकों के लिए, प्रश्नों का, जो नागरिकों के प्रश्न हैं, क्वेश्चन जो हैं, उनका समय पर जवाब देना अनिवार्य बनता है, इसलिए ये अधिनियम लाया गया। और इससे क्या है, इस अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या था, नागरिकों को सशक्त बनाना। जाहिर सी बात है, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाना, जवाबदेही बढ़ाना, सब देखो सेम पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, और भ्रष्टाचार को रोकना। ठीक है, तो ये सारी बातें सूचना के अधिकार के अधिनियम में कही गई। तो और इसमें आप जानते हैं सूचना के अधिकार में संशोधन भी किया गया 2019 में, पता होगा आपको ये वाली बात। ठीक है, अब उद्देश्य देख लो आप, उद्देश्य वही है, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सारी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके द्वारा साझा की गई जानकारी पर अपील, सूचना देने से मना करने पर या सूचना का अधिकार अधिनियम दाखिल करने में असमर्थता के संदर्भ में शिकायत करना, आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त शिकायतों और उन पर उनकी प्रतिक्रियाओं के बारे में राज्य में कार्यरत विभिन्न विभागों से वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। और फिर है आपका कार्यकाल और सेवा। देखो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, देखो ये लिया हुआ 2019 में संशोधन भी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के पद पर बने रहने का जो कार्यकाल है वो राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। और ये जो अधिनियम है 2015 का, उसके अनुसार राज्य सूचना आयोग के जो सचिव हैं उसकी नियुक्ति होगी, जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की निगरानी में आयोग के प्रशासनिक कार्यों, एडमिनिस्ट्रेटिव जितने काम हैं उसके उत्तरदायित्व को संभालेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का जो वेतन है वो राज्य सरकार ही विनिश्चित करेगी। ये वाले पॉइंट्स आप लिख के आ सकते हैं। ठीक है, शक्तियां और कर्तव्य। अब जो उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग जो है वो राज्य सूचना आयोग अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट तैयार करता है और राज्य सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जो बाद में ना स्टेट लेजिस्लेचर के सामने भी पेश होती है। आयोग उचित आधार पर अधिनियम से संबंधित किसी भी मामले की जांच का आदेश दे सकता है और जो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियां हैं उसके अधीन आयोग किसी भी लोक प्राधिकरण को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के लिए सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दे सकता है। आयोग किसी भी व्यक्ति से प्राप्त कोई भी शिकायत है उसको प्राप्त करना, उसकी जांच करना, इसके लिए भी बातें हैं। और ऐसा भी कोई दस्तावेज की मांग कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है जो वो आवश्यक समझे या सार्वजनिक जो प्राधिकरण के अधीन हो। और शिकायत की जांच के दौरान ऐसे किसी भी दस्तावेज के प्रकटीकरण को किसी भी आधार पर रोका नहीं जा सके। तो जो आरटीआई अधिनियम है 2005 का, उसके अनुसार आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन रहे बिना करेगा। ठीक है, और राज्य सूचना आयोग इस धारा के अधीन किसी मामले में जांच करते समय वही शक्तियां, सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होंगी। सिविल प्रक्रिया संहिता जो है उसके अधीन किसी वाद का विचरण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होंगी, जैसे किन्हीं व्यक्तियों को समन करना, उन्हें उपस्थित कराना, शपथ या मौखिक लिखित साक्ष्य देना, उसके लिए दस्तावेज या चीजें पेश करना, उनको विवश करना, दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की उपेक्षा करना, फिर शपथ पत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मांगना, साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना, राज्य विधानमंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्टि किसी असंगत बात के होते हुए भी राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जांच करने के दौरान ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा जिसे यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है, और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा। थोड़ी सी वकीलों वाली भाषा हो गई, सहलो पर थोड़ा सा क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। देखो इसको समझो, 2 मिनट कोशिश करो एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, यहाँ बात आती है, अब मैंने आपको बताया बड़ा काम है तो चुनौतियां तो जरूर होंगी ही होंगी। जो उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग है इस पे केंद्रीय सतर्कता आयोग की तरह बैकलॉग बहुत ज्यादा है, जो विजिलेंस कमीशन है ना उसकी तरह। स्टाफ बहुत कम है, रिक्त पद हैं, पूर्ति नहीं हो पाती, तो क्या है, दायर मामले जो है उनमें बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। अक्टूबर 2014 के रिकॉर्ड के अनुसार लंबित अपील और शिकायतों की अधिकतम संख्या हमारे ही प्रदेश में थी। और फिर भी कुछ ऐसे राज्य हैं जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा जैसे,
और प्रावधान की बात करें तो राज्य सूचना आयोग सूचना प्रदान करने तक सीमित है, इसके आगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे दी, अब आगे क्या करें। और ये सीमाओं के बावजूद आप देखो उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भ्रष्टाचार की रोकथाम, उत्पीड़न का मुकाबला करना, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म जो होता है उसको रोकना, सार्वजनिक प्राधिकरण के दुरुपयोग को रोकना, इसमें भी अधिक से अधिक समर्थन करता है। और आप जानते हैं राज्य सरकार का इसमें काफी हस्तक्षेप रहता है। राज्य सरकारें जो हैं मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में काफी देरी कर देती है। तो वास्तविकता में आपको ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने नागरिकों के बीच आरटीआई के तहत सूचना के अधिकार और सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के प्रसार और संवर्धन पर अधिक ध्यान नहीं देती। ये भी कारण है राज्य सूचना आयोग अपने अभिष्ट को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, ऑब्जेक्टिव नहीं फुलफिल हो पा रहा है। और उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग के प्रमुख प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले नियुक्त सचिव द्वारा किया जाता है। अब इससे क्या होता है, राज्य सूचना आयुक्त को पर्यवेक्षी अधिकार ही दिए गए हैं, मतलब कुछ खास ऐसे चीजें नहीं दी गई हैं। अब अगर बात करें वे फॉरवर्ड आगे की राह में, तो आप लिख सकते हैं सूचना आयोगों का समुचित कामकाज। तो ये बहुत जरूरी है। इसके तहत सूचना आयोग अंतिम अपीलीय प्राधिकरण के तौर पे काम करना चाहिए और मौलिक अधिकारों की रक्षा और सुविधा सूचना आयोग को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है। अच्छा, एक और पॉइंट आता है बहुत अलग, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू प्राइवेसी, निजता का जो हमारा अधिकार है, उसमें इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। तो एक ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, पारदर्शिता आगे की राह में, पारदर्शिता पर्यवेक्षकों को अधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से कार्य करने की तत्काल आवश्यकता है। प्रणाली का डिजिटलीकरण, मैंने कहा ना, डिजिटलीकरण, पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, पब्लिक अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन, सब जगह इंक्लूड करो। ये अधिक कुशल नागरिक अनुकूल सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो पारंपरिक माध्यम से संभव नहीं है। ये सारी बातें जरूर लिख के आओ। ठीक है, अब बचता है आपका जन सुनवाई और समाधान योजना। ये जो जन सुनवाई समाधान योजना है, ये यूपी सरकार का एक राज्य पोर्टल है और शिकायत निवारण के लिए है ये एकीकृत प्रणाली। इसका उद्देश्य क्या है, सभी हितधारकों को शामिल करते हुए जो नई टेक्निक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग करके सुशासन, प्रभावी और त्वरित शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से लक्ष्य को प्राप्त करना। एक नागरिक स्वतंत्र रूप से और आसानी से शिकायत दर्ज कर सकता है, दर्ज की गई शिकायत को सभी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर ट्रैक कर सकता है और गुणवत्ता और समय दोनों के संदर्भ में अपनी संतुष्टि का जवाब जो संदेश ऐप है उसके माध्यम से उसे भी प्राप्त कर सकता है। और शिकायत दर्ज करने के साथ साथ नागरिक सरकार विभाग कार्यालयों से भी आसान और पारदर्शी तरीके से बातचीत कर सकते हैं। सभी स्रोतों से सभी विभागों की आने वाली शिकायतों एक मंच पर उपलब्ध हैं, जिससे पहुंच, निवारण, निगरानी, इस सब में सुधार संभव हो सकता है। तो देखिए, पूरा प्रयास झोंक दिया है मैंने इसमें आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से कराने में, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत सारे और टॉपिक्स से काफी इंटरलिंक्ड हैं। याद रखिएगा आप मेरी ये बात। पुराने जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो उनको बार बार रिवाइज करते रहो, और बार बार रिवाइज करने का यही तरीका है, 2-3 बार तो वीडियो देखो, स्पीड बढ़ा के देख लो, कीवर्ड्स नोट करते जाओ बस फटाफट। पेपर मेंस का बहुत मेहनत मांगता है, ऐसे नहीं पेपर क्लियर होता है। ठीक है, तो शुभकामनाओं के साथ विदा लेती हूँ अभी मैं आप लोगों से, और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। और हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन सब नंबर्स पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है 7838692618। आप इस पर डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं। रिप्लाई आपको 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अंदर ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ वेरी नाइस टाइम।